भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 3 अंक है, वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। और तीसरा कंडीशन कह रहा है यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिसमें 2 में दी गई विशेषता है। 2 मतलब वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो रही है और 5 से नहीं हो रही है। और इसके पहले और आखिरी अंक का योग बीच के अंक के बराबर है। फाइंड द सीक्रेट नंबर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। It has 3 digits. It can be divided by 2, 3, 7 but not by 5. It is the smallest 3-digit number having property given in second, and the sum of its first and last digit is equal to the middle digit. अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है, तो चारों ऑप्शन से हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इसमें 3 अंक है, तो इस चारों ऑप्शन में क्या है, 3-3 अंक का संख्या है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। तो जैसे 2, 1, 0 है, लास्ट में 0 है, मतलब यह 5 से विभाजित हो जाएगी, नहीं होगा। वहीं सेकेंड वाले में है 2, 3, 1, तो अगर हम 2 का विभाज्यता लगाएं तो लास्ट में 1 है, नहीं हो सकती है, तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वहीं तीसरा कह रहा है 1, 3, 2, इसमें देख लेते हैं। जैसे लास्ट अंक 2 है, मतलब यह 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 3 का रूल कहता है कि सारे अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3, 1, 4, 2, 6 आ रहा है इसका योग, तो 6 3 से विभाजित है, मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि 7 से विभाजित हो, तो 7 से अगर इसको लगा रहे तो 7 एकम 7, 6 13 और 7 के पहाड़ा में 62 है नहीं, तो यहाँ पे यह 7 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है 4, 6, 2, लास्ट में 2 है इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का रूल कह रहा है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो अंक का योग इसका 4 है और 6 है और 2 है, 6, 4, 10, 2, 12, यह 3 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फिर 7 का रूल कहता है कि इकाई अंक का 2 गुना, तो इकाई अंक क्या है, 4, 6, 2 में इकाई अंक 2 है, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इकाई अंक का 2 गुना और बाकी जो बच रहा है संख्या उसको घटाएंगे, तो 46 में से अगर 4 घटा रहे हैं तो 42। तो अगर यह जो हमारे पास आ रहा है यह 7 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 7 से होगा, तो 42 7 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए 462 भी 7 से विभाजित होगा। और एक हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंक की संख्या है, लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले और आखिरी अंक का योग बीच के बराबर है। तो 462 में पहला और आखिरी अंक, तो पहला है 4 और आखिरी है 2, तो इस दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो बीच के बराबर मतलब 6 के बराबर हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। 2/5 ऑफ अ किलोमीटर इज सेम, तो 1 किलोमीटर का 2/5वां मतलब 1 गुने 2/5, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मतलब 1000 गुने 2/5। अगर 5 से इसको कट करते हैं तो 200 बार में, मतलब 200 दूनी 400, तो 400 मीटर, मतलब ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों का योग कितना होगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर 25,351 एंड 3,255। इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग निकालना है। तो अगर हम 25,351 का बात करते हैं तो 5 का इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और इस 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लेंगे तो 50 50 मतलब 5050 हो गया, और स्थानीय मान तो ये हो गया। और अंकित मान का बात करें तो कोई भी अंक है उसका अंकित मान तो वही रहता है, तो 5 और 5 मतलब 2 5 है, तो उसका अंकित मान हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 5060 हो गया इस अंक में, मतलब इस संख्या में। फिर कह रहा है 3255, तो 3255 का अगर बात करते हैं तो इस अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 50 और इसका हो जाएगा 5, तो ये 55 हो गया।
और इस दोनों का अंकित मान 5 और 5 मिला करके 10 होगा, मतलब 55 10 65 हो गया। तो 5060 और 65 को हमको जोड़ना है। 5060 और 65 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 6 6 12 का 2 1, मतलब 5125। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरा फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलो है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह अपने वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने की तुलना में कितने पैसे अधिक मिलेंगे। फ्लोराज फिशिंग कंपनी कैचेज 9000 kg of fresh fish every month. The selling price of fresh fish is ₹30 per kg and the selling price of dried fish is ₹120 per kg. But when fresh fish dries, it remains 1/3 of its weight. If Flora sells dried fish, how much more money she will get than if she sells fresh fish. अब मछली इसके पास कितना है, 9000 किलो मछली है, और अगर 9000 किलो ताज़ी मछली को 30 रुपये किलो से अगर हम बेचते हैं तो कितना हो जाएगा, 2,70,000। 9 तिया 27, मतलब 2,70,000 रुपया हो जाएगा। और वहीं अगर यह मछली सूख जाती है तो इसका विक्रय मूल्य 120 रुपये हो जाता है, और मछली सूखती है तो ताज़ी मछली की 1/3 रह जाती है। तो अभी अगर 9000 किलो है ताज़ी मछली, तो अगर यह सूख जाएगी तो 1/3 से इसको गुना करना पड़ेगा। 3 से 3 बार में कटेगा, मतलब 3000 kg मछली बच जाएगा। तो 3000 kg को अगर हम 120 रुपये kg के हिसाब से बेचते हैं तो 12 तिया 36, मतलब 3,60,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 2,70,000 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,60,000। अगर दोनों को हम घटाते हैं तो 3,60,000 में से अगर 2,70,000 हम घटाते हैं तो 90,000 हमारे पास बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 90,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 अधिक है तब स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। 4/7 of total students in a school are girls and the remaining are boys. If there are 211 more girls than boys, then what will be the number of boys in the school? अब हम मान लेते हैं कि स्कूल में कुल विद्यार्थी मान लेते हैं x, तो कह रहा है कि कुल विद्यार्थी का 4/7 भाग लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स का जो संख्या होगा वो x का 4/7, मतलब हो जाएगा 4x/7। तो बाकी जो बचेगा वो बॉयज होगा, तो बॉयज का संख्या क्या हो जाएगा, x - 4x/7। तो 4x को अगर हम x में से घटा रहे हैं, मतलब 7x - 4x कितना हो जाएगा, 3x/7। तो 3x/7 बॉयज़ है और 4x/7 गर्ल्स है। और इसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 211 अधिक है, मतलब लड़की की संख्या में से अगर हम लड़का का संख्या घटाते हैं तो 211 होगा। मतलब 4x/7 में से अगर हम 3x/7 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 211। ठीक है, अब इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 4x - 3x मतलब x/7 बराबर हो गया 211। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 211 गुने 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 1477 यहाँ पे टोटल बच्चा है। तो हमसे पूछ रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3x/7। तो 1477 में हम 3/7 से गुना करेंगे, तो 7 से अगर हम गुना करें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7 मतलब 211 गुने हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मतलब 633। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है का मूल्य 4 रुपये है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसके आयाम इस प्रकार हैं, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई। इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी। अ ब्रिक ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर विथ 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर कॉस्ट्स ₹4। प्रवीण वांट्स
to build a wall having the following measures: 1 meter height, 1 meter length and 5 centimeter thickness. How much amount he should spend for bricks in building the walls? तो हमको क्या करना होगा कि दीवार का जो वॉल्यूम होगा, मतलब दीवार का जो आयतन होगा, उससे हमको ईंट के आयतन से भाग करना होगा। तो दीवार का हमारा डायमेंशन क्या दिया है? 1 मीटर। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे है 1 मीटर लंबाई मतलब 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मोटाई मतलब 5 हो जाएगा। और ईंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 20 गुने 10 गुने 5। अगर इसको हम कट करते हैं 20 पंचे 100, 10 से 10 250, ये 5 से 5 कट हो जाएगा, मतलब 50 ईंट का ज़रूरत होगा। और एक ईंट का कीमत कितना है? 4 रुपये है। तो 50 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 200 रुपया हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। द प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम ऑन रिवर्सिंग देयर ऑर्डर इज कॉल्ड। अब इस गुण को हम लोग क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। ये गुण कहता है कि जैसे अगर जोड़ का बात करते हैं, एडिशन का बात करते हैं, क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव लॉ का बात करते हैं, तो जोड़ में कह रहा है कि अगर दो संख्या मतलब a प्लस बी है तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस ए। वहीं अगर गुना का बात करते हैं, दो संख्या मतलब a गुने b अगर हम कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएगा b गुने a का। और यह जो धर्म गुण धर्म है ये हमारा सब्ट्रैक्ट और डिवाइड मतलब घटाव और भाग पे काम नहीं करता है। जैसे a माइनस बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए। कैसे? तो हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम a को ले लेते हैं 2 और b को ले लेते हैं 3। तो 2 प्लस 3 कर रहे हैं फिर भी 5 आएगा, और 3 प्लस 2 अगर हम कर रहे हैं फिर भी 5 आएगा। सेम वही कंडीशन गुना में हम अगर करते हैं, 2 गुने 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, और 3 गुने 2 करेंगे फिर भी 6 आएगा। लेकिन घटाव के सिचुएशन में क्या होगा कि 2 माइनस अगर हम 3 कर रहे हैं तो माइनस 1 आएगा, लेकिन अगर हम 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो 1 आएगा। तो ये वाला जो कंडीशन है वो हमारा घटाव पे और भाग पे काम नहीं करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू सर्कमफेरेंस टू द ओल्ड सर्कमफेरेंस। अब हम अगर मान लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्या अगर हम r मान लेते हैं तो वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है। अगर हम इसका व्यास पे बात करते हैं तो व्यास के हिसाब से हम सीधे फॉर्मूला c बराबर मतलब परिधि बराबर पाई और d लिख सकते हैं, क्योंकि 2r मतलब 2 इंटू रेडियस बराबर क्या हो जाता है? डायमीटर। डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे तो परिधि सीधे हो जाएगा 2 पाई r, लेकिन कह रहा है कि वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए। मतलब फर्स्ट सिचुएशन में व्यास को अगर हम सीधा d रखते हैं तो इस वाले सिचुएशन में हमारा परिधि क्या हो जाएगा? पाई d। लेकिन दूसरे वाले सिचुएशन में कह रहा है कि व्यास को दुगुना कर दिया जाता है मतलब 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 2d। अब इस दोनों का हमको रेशियो कह रहा है निकालने के लिए, तो पाई इंटू 2d बाई पाई d हो जाएगा। पाई d से पाई d कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर दूध लाने गया जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया जो उसके घर की पूरब दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे एच नाम दिया जो उसके घर को दिखाता है। मान लेते हैं कि इस लड़का का घर यहाँ पे है जिसको हम एच से दिखा रहे हैं। फिर उसने माया के घर के लिए एम और स्कूल के लिए एस बिंदु बनाया, मतलब स्कूल के लिए एस बनाया है और माया के घर के लिए एम बनाया है। इसमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? क्लास 5 स्टूडेंट मनोज वेंट टू गेट मिल्क फ्रॉम मायाज हाउस which is 500 meter away to the north of his house. After coming back to his house, he went to his school which is situated 1 kilometer to the east side of his house. In school, he was asked to draw the route from his house to both places. First, he marked a point H
on the paper as his house. Then he marked M for Maya's house and S for his school. Which of the following is the most appropriate representation? अब जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसमें कह रहा है कि माया के घर दूध लाने गया जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको ईस्ट मतलब राइट साइड को ईस्ट बोला जाता है, लेफ्ट साइड को वेस्ट मतलब पश्चिम, ऊपर में नॉर्थ होता है उत्तर होता है और नीचे साउथ होता है मतलब दक्षिण। तो इसका घर मतलब यहाँ एच पर है, तो कह रहा है उत्तर की दिशा में 500 मीटर गया मतलब उत्तर यहाँ ऊपर हो जाएगा जो कि 500 मीटर की दूरी पर है। और ये किसका घर है? एम मतलब माया का घर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल है जो कि पूरब दिशा में है। तो अगर यहाँ पे घर है तो राइट साइड स्कूल हो जाएगा और ये कितने दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि एस बिंदु को एच बिंदु के दाएं अंकित किया गया है। तो एच हमारा यहाँ पे है, एस को दाईं ओर अंकित किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, एस को दाईं ओर अंकित किया गया है, जिसकी दूरी एच एम से दोगुनी है, मतलब एच और एम मतलब माया के घर। तो होम और माया के घर के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर, और उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो 500 मीटर का दोगुना हो जाता है 1 किलोमीटर, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में है। Perimeter of a square is 48 centimeter. The perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of this square. The length of the rectangle is 4 centimeter more than its breadth. The difference in areas of the squares and the rectangle. अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, मतलब अगर 48 में हम 4 से भाग करते हैं तो वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा। तो फिर हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 12 गुने 12 मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब फिर कह रहा है कि यही जो वर्ग का परिमाप है वो आयत का परिमाप है, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब आयत का परिमाप किसके बराबर है? 48 के बराबर है। तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 48/2 मतलब 24। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसका जो लेंथ है मतलब आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। मतलब अगर चौड़ाई b है तो लंबाई क्या हो जाएगा? b + 4, मतलब b + 4 हो गया लंबाई, और चौड़ाई के लिए b ही रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा 24। तो b और b मिला के क्या हो जाएगा? 2b बराबर 24 - 4 मतलब 20, तो b बराबर हो जाएगा 10। तो आयत का चौड़ाई कितना हो गया? 10, और लंबाई कितना है? इससे 4 ज़्यादा, मतलब 10 से 4 ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा आयत का लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हम 14 को 10 से गुना करते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का 140। तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अंतर कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा है 144 और आयत का क्षेत्रफल 140, दोनों के बीच अंतर है 4 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभाकार डिब्बा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार डिब्बे की भुजा 11 सेंटीमीटर है। नेहा इन डिब्बों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाकार डिब्बों में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाभाकार डिब्बे में पैक किए गए घनों की संख्या से कितनी अधिक है? मतलब हमसे पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन एक घनाभाकार डिब्बा में भी रखना है और घनाकार डिब्बे में भी रखना है, और दोनों के बीच हमको अंतर बताना है कि घनाभाकार डिब्बा में घनाकार डिब्बा से कितना ज़्यादा घन वहाँ पे आता है। अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। A cuboidal box has 11 centimeter. Neha wants to pack cubes of side 1 centimeter in these boxes. The number of cubes that can be packed in the cubical box exceeds the number of cubes packed in the cuboidal box by the following number. अब यहाँ पे घनाभाकार बक्सा का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभाकार बक्सा का आयतन हो जाएगा 14 × 11 × 8। अगर इस तीनों को हम गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर हम घनाकार डब्बे का बात करते हैं तो इसका है भुजा 11 सेंटीमीटर
और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो 11 गुने 11 गुने 11 मतलब 1331 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, तो इसका आयतन 1 ही रह जाएगा। तो अब घनाभाकार डिब्बा में अगर इससे 1 से भाग करते हैं तो 1232 ये घन वाला भुजा अटेगा, सेंटीमीटर भुजा वाला घन अटेगा। वहीं घनाकार डिब्बा में 1331 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन अटेगा। तो दोनों के बीच का हमको अंतर निकालना है, तो 1331 में से 1232 हमको घटाना है। तो अगर इसको हम घटाएंगे 1331 में से अगर हम 1232 घटा रहे हैं तो 11 में से 2 गया 9 और 12 में से 3 गया 9, मतलब क्या हो जाएगा 99। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपू अपने कमरे की 4 दीवारें रंगाना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार है और आमने सामने की दीवारों का माप समान है। यदि दीवारों का आकार 4 मीटर गुने 3.5 मीटर और 4.5 मीटर गुने 3.5 मीटर है तथा दीवारों को रंगने का मूल्य 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो दीवारों को रंगने का कुल मूल्य क्या होगा। दीपू वांट्स टू पेंट ऑल द 4 walls ऑफ हिज रूम. All the walls are rectangular shape and opposite walls are same measurement. If the size of walls are 4 meter into 3.5 meter and 4.5 meter into 3.5 meter and cost to paint the wall is rupees 22 per square meter, what will be the total cost to paint the walls? पे लेंथ हो जाएगा हमारा 4.5 मीटर, ब्रेथ हो जाएगा 4 मीटर और हाइट हो जाएगा 3.5 मीटर। और कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो 2 रहेगा यहाँ पे, एल है कितना, लेंथ है 4.5 और ब्रेथ कितना है 4 है, तो 4.5 प्लस 4 इंटू हाइट है 3.5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59.5। तो 59.5 आया और ये कह रहा है कि 22 रुपये इसका मूल्य है। तो 59.5 में अगर हम 22 से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1309। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा 1309 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 रेलगाड़ियों के छूटने और पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। 4 रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। चारों का यहाँ छूटने का समय दिया है और पहुंचने का समय दिया है, मतलब डिपार्चर टाइम दिया है और अराइवल टाइम दिया है। अगर ये 6 बजे निकल रही है और उसी दिन मतलब 6 बजे सुबह में ये निकल रही है गाड़ी और उसी दिन 14:07 मतलब 2:07 पे पहुंच रही है, तो 6 बजे सुबह से 12 बजे तक 6 घंटा हो गया और फिर 2:07 मतलब 6-2 8 घंटा 7 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे इस गाड़ी को कितना टाइम लगा है 8 घंटा 7 मिनट। वहीं दूसरी गाड़ी 20 बजे मतलब शाम के 8 बजे चलती है और 4:30 पे अगले दिन पहुँचती है। तो अगर 8 बजे शाम से 12 बजे रात का बात करें तो 4 घंटा और यहाँ पे फिर 4 घंटा 30 मिनट, मतलब ये दूसरी गाड़ी जो है वो 8 घंटे 30 मिनट समय लेती है। तीसरी गाड़ी चलती है 8:10 पे और सुबह पहुंचती है 5:20 पे। तो 8:10 से अगर 4 घंटा हम ऐड करते हैं तो 12:10 हो जाएगा रात्रि का और फिर 5:20 मतलब 5 घंटा और ऐड करना है, तो 4 घंटा और 5 घंटा 9 घंटा और इधर 10 मिनट यहाँ पे मतलब 9 घंटा 10 मिनट लगेगा। वहीं ये चौथी गाड़ी जो है वो 22:25 मतलब 10:25 रात्रि में चल रही है और सुबह 7:40 पे पहुंच रही है। तो 10:25 से रात्रि का 12:25 में कितना टाइम लगेगा 2 घंटा लगेगा और फिर 7:40 मतलब इधर 7 घंटा, तो 7-2 9 घंटा और 25 मिनट और 15 मिनट मतलब 9 घंटा 15 मिनट। तो इसमें पूछ रहा है कि सारणी के अनुसार कौन सी रेलगाड़ी भोपाल पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। तो रेलगाड़ी ये सबसे चौथी रेलगाड़ी जो है KLK वाली जो गाड़ी है ये सबसे ज़्यादा समय लेती है। कितना टाइम लेती है 9 घंटा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा के चाचा का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपये है।
यदि वह कार से अपने चाचा के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। ईशाज अंकल्स हाउस इज सिचुएटेड 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। With 1 liter petrol, she can travel 15 kilometer and it costs rupees 95 per liter. She has rupees 2500 with her. If she goes to her uncle's house and returns by filling the necessary quantity of petrol, how much money will be left with her? अब उसके मतलब ईसा के घर से उसके चाचा के घर की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर की दूरी है और 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर। तो बट्टा अगर हम 15 करेंगे तो यहाँ पे कितना इसका पेट्रोल खर्च होगा, 10 लीटर होगा। लेकिन यह 10 लीटर पेट्रोल तो सिर्फ उसको जाने में लगेगा, क्योंकि दूरी जो है वो 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर उसको जाना भी होगा और 150 किलोमीटर फिर वापस भी आना होगा। मतलब फिर से उसको 10 लीटर और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब टोटल उसको पेट्रोल कितना खर्चा हो रहा है, 20 लीटर पेट्रोल खर्चा हो रहा है। और पेट्रोल कितने रुपये है, 95 रुपये। तो 95 के हिसाब से 20 लीटर का अगर हम दाम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 का 0 1, मतलब 1900 रुपया हो जाएगा इसका। और इसके पास कितने रुपए हैं, 2500 रुपये। तो अगर यह 2500 में से 1900 का पेट्रोल भरवाती है तो कितना रुपया बच जाएगा, 600 रुपया बच जाएगा। मतलब ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो। क्वेश्चन है, यदि आलू, टमाटर और प्याज की कीमत रुपये में क्रमशः 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति 500 ग्राम, 12 रुपये 25 पैसे प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने की कुल कीमत में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, टोमेटो एंड ओनियन इन रुपीज़ आर ₹20 पर केजी, ₹20 पर 500 ग्राम एंड ₹12.25 पर 250 ग्राम respectively, then the number of coins of 25 paisa in the total cost of purchasing 2 kg potato, 500 ग्राम टोमेटो एंड 0.75 kg ओनियन। तो आलू हमको कितना खरीदना है, 2 किलोग्राम खरीदना है और आलू कैसे है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आलू का मतलब आलू पोटैटो का दाम हो जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 kg का हमको दाम निकालना है तो 40 रुपया हो जाएगा। वहीं अगर हम टमाटर की बात करें, मतलब टोमेटो का बात कर रहे हैं, तो टोमेटो कैसे, 20 रुपये प्रति 500 ग्राम, 20 रुपये प्रति 500 ग्राम। और हमको खरीदना कितना है, टमाटर 500 ग्राम खरीदना है, तो टमाटर का दाम हो जाएगा 20 रुपया। वहीं फिर कह रहा है प्याज मतलब ओनियन कैसे है, तो ओनियन है हमारा 12 रुपये 25 पैसे प्रति 250 ग्राम, मतलब 12 रुपये 25 पैसे प्रति 250 ग्राम। और ये खरीदना कितना है, मतलब 750 ग्राम हो जाएगा। तो अगर 12 रुपये 25 पैसे से 750 ग्राम का हम दाम निकालेंगे तो हो जाएगा 36 रुपये 75 पैसे, 36 रुपये और 75 पैसे। इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 96 रुपया 75 पैसा। कितना हो जाएगा, 96 रुपया और 75 पैसा। अब कह रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 96 रुपया में 96 गुने 4, मतलब 4 छक 24 का 4 2, 4 9 36 और 2 38, 384 हो गया 25 पैसा का सिक्का 96 रुपया में। और फिर इधर है 75 पैसा, तो 75 पैसा में कितना सिक्का हो जाएगा, 3 सिक्का हो जाएगा। तो 384 और 3 मतलब 387 सिक्का हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है 387 यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उस सबसे छोटे मान को दर्शाता है जब n एक प्राकृत संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। Which of the following shows the smallest value when n represents a natural number। अब n के बारे में कह रहा है कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है, तो मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये मतलब सोन इस तरह से इनफाइनाइट तक ये चलेगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू निकालना है, जैसे n भागा 2 निकालना है। मतलब अगर हम 1 भागा 2 निकाल रहे हैं तो 1 भागा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5। वहीं कह रहा है n गुने 0.5, मतलब n का वैल्यू हम अगर एक ही रहने देते हैं, सब में एक ही रख करके देखते हैं, तो 1 गुने 0.7, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7। फिर कह रहा है n भागा 1.2, तो n हम 1 रहने देते हैं, भागा 1.2, तो अगर इसको हम भाग करते हैं तो 0.83 आ जाएगा, 0.83
8 3 आ जाएगा। और फिर कह रहा है n गुने 1.2, तो 1 गुने अगर हम 1.2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1.2। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या का मान कौन सा प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मतलब 1/2 बराबर 0.5, यही सबसे छोटा है, क्योंकि 0.5 का मतलब है 0.50 और 0.7 का मतलब है 0.70, ये 0.83 है और ये तो 1.2 है। तो सबसे छोटा हो जाएगा n/2, मतलब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 257 के द्विआधारी प्रतिनिधित्व में द्विआधारी अंकों की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 257। अब 257 का सबसे पहले हमको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो इसके लिए एक एलसीएम के जैसे हमको यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम इसको 2 से कट करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16, 1 17। यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेष कितना 1 बच रहा है, तो 1 यहाँ पे रह जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 2 से लगाते हैं तो 2 से 2 छक 12 और 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 से 32 दूनी 64, मतलब यहाँ पे फिर से 0 आ रहा है। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब शेष 0 बच रहा है। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 8 16, सॉरी 2 8 16, तो यहाँ पे भी 0 बच रहा है। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 चौके 8, फिर यहाँ पे भी 0 बच रहा है। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 0 बच रहा है। और फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे फिर 0 बच रहा है। मतलब अगर हम इसको द्विआधारी अंक में अगर निरूपित करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1, मतलब 1 पर 7 0 और 1, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 0 और 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो 7 0 हो गया और 2 1 हो गया, मतलब 7 2 9। ऑप्शन हमारा सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मान है यदि n एक प्राकृत संख्या को दर्शाता है और n ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे n प्राकृत संख्या कह रहा है Which of the number has the maximum value if n denotes a natural number। अगर n प्राकृत संख्या है तो 1 से शुरू होगा, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, ये इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि n ग्रेटर देन 1, मतलब n जो है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमको 1 नहीं लेना है, मतलब कम से कम 2 लेना है। अब यहाँ पे कह रहा है 5 + n, तो अगर n के जगह पे हम 2 रखते हैं तो 5 + 2 मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 7। दूसरा में कह रहा है 5n, मतलब 5 गुने 2 अगर रख रहे हैं तो हो जाएगा 10। फिर तीसरा में कह रहा है n + 5/5, तो n के जगह पर हम 2 रख रहे हैं तो 2 + 5/5, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7/5। अगर हम 7/5 को सॉल्व करते हैं तो 1.4 हो जाएगा। और फिर चौथा में कह रहा है 5n - n, तो 5 गुने n के जगह पे 2 रखते हैं और माइनस फिर 2, मतलब 10 - 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिकतम मान कौन दर्शाता है, तो सबसे अधिकतम मान ये 10 वाला हो जाएगा, मतलब 5n वाला अधिकतम मान हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कागज की एक शीट पर लाल और काले रंग के बिंदु अंकित होते हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़ा है। उस सीट पर जया और रानी चूड़ियां फेंक रही थी। चूड़ी के अंदर प्रत्येक लाल बिंदु के लिए उसे 10 अंक और प्रत्येक काले बिंदु के लिए 1 अंक मिलता है। जो अधिक अंक प्राप्त करेगा वह विजेता होगा। जया की चूड़ी के अंदर 3 लाल बिंदु और 4 काले बिंदु है और रानी की चूड़ी के अंदर 2 लाल बिंदु और 12 काले बिंदु है। विजेता का पता लगाइए और कारण बताइए। ऑन अ शीट ऑफ पेपर डॉट्स ऑफ कलर्स रेड एंड ब्लैक आर मार्क्ड। Red dot is bigger than the black dot. Jaya and Rani were throwing bangles on that sheet. For each red dot inside bangle, they will get 10 points, and for each black dot, 1 point. The one getting more points will be the winner. Jaya has 3 red dots and 4 black dots inside her bangle, and Rani has 2 red dots and 12 black dots inside her bangle. आइडेंटिफाई द विनर एंड स्टेट द रीजन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल बिंदु के लिए कितना अंक मिलता है, 10 अंक मिलता है और काले बिंदु के लिए 1 अंक मिलता है। तो जया की चूड़ी में, मतलब जया जो है उसकी चूड़ी में कितने लाल बिंदु है,
3 है तो 3 गुने 10 हो जाएगा, और 4 है काले बिंदु मतलब 4 गुने 1 हो जाएगा। तो 3 दहाई 30 और 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे जया को कितना हो गया 34। वहीं अगर हम रानी का बात करें तो रानी के पास क्या है कि चूड़ी के अंदर 2 लाल बिंदु है, तो 2 लाल बिंदु है मतलब 2 गुने 10, और वहीं 12 काले बिंदु हैं तो 12 गुने 1, तो 2 दहाई 20 और 12 मतलब 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो किसके पास ज़्यादा आ रहा है, तो जया के पास ज़्यादा आ रहा है, मतलब जया विजेता है। क्यों, तो क्योंकि उसे रानी से अधिक अंक मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36, 54 और 60 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 54 एंड 60। मतलब 36, 54 और 60 तीन हमारे पास संख्या दिया है जिसका एलसीएम और एचसीएफ के बीच हमको अंतर बताना है। तो अगर हम 36, 54 और 60 का एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पे अगर कट करते हैं तो 18 दूना 36, 27 दूनी 54 और 30 दूनी 60। फिर यहाँ पे अगर हम 2 से कट करते हैं, 2 नमा 18, 27 तो कट होगा नहीं, 2 से 15 दूनी 30। इस तरह से फिर अगर हम 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 से 9 तिया 27 और 3 से 3 पाँचे 15। फिर अगर हम 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और तो यहाँ पे इस सबको गुना करने पे 540 आ जाएगा। वहीं इसका हमको फिर एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसा निकालना है। तो अगर हम 36 और 54 का मौसा निकालते हैं तो 36, 54 में क्या हो जाएगा, 36 एकम 36, फिर यहाँ पे हमारे पास 18 बच जाएगा, और 18 से फिर अगर 36 में लगाते हैं तो 18 दूना 36। तो यहाँ पे 36 और 54 का मौसा कितना हो गया 18, लेकिन एक और संख्या हमारे पास क्या 60 है, तो फिर 18 से हमको 60 में मौसा करना होगा। तो 18 से अगर 60 में करेंगे तो 18 तिरी 54, कितना बचा 6 बच रहा है, और 6 से 18 में करेंगे 6 तिरी 18। तो यहाँ पे मौसा कितना हो रहा है 6, मतलब एलसीएम है 540 और मौसा है मतलब एचसीएफ है 6। तो 540 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 534। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिसबान ने कागज के एक वर्गाकार टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं खींचकर 10 बराबर भागों में बांटा है। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से रंग दिया है। बाद में कागज को लंबवत रेखाएं खींचकर 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न रंगीन भाग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मिसबान हैज डिवाइडेड अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग 10 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। Among these, she colored 6 rectangular strips with red paints. Later, the paper was divided into 10 equal parts by drawing vertical lines. Which of the following fraction does not represent the colored part? मान लेते हैं कि ये कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा है जिसको 10 बराबर भाग में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब 10 बराबर भाग में बांटा गया है। इसमें से कह रहा है कि 6 आयताकार पट्टी को लाल रंग से रंग दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस 6 को लाल रंग से क्या किया गया है, रंग दिया गया है। फिर कह रहा है कि बाद में 10 लंबवत रेखा भी खींचा गया है, मतलब इस तरह से 10 रेखा खींचा गया है। 1, 2, 3, 4, इस तरह से 10 रेखा भी खींचा गया है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न रंगीन भाग का प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसमें अगर 10 वर्टिकल है और 10 हॉरिजॉन्टल है, मतलब अगर 10 यहाँ पे रेखा जो है वो लंबवत है और 10 रेखा क्षैतिज है, तो कुल वर्ग कितना हो गया 10 गुने 10, मतलब कुल वर्ग हो गया यहाँ पे 100। जिसमें से रंगीन वर्ग यहाँ पे कह रहा है कि 6 लाइन को रंगीन किया गया है, तो मतलब रंगीन वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी 6 गुने 10 मतलब 60 हो जाएगी। और बिना रंगा हुआ जो भाग होगा तो 100 में से अगर 60 रंगा हुआ है तो बिना रंगा भाग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बिना रंगा भाग जो है उसका हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो बिना रंगा भाग का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 40/100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 20 से अगर हम कट करते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, मतलब 2/5 जो है वो बिना रंगा हुआ भाग यहाँ पे है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न रंगीन भाग का प्रदर्शन नहीं करता है। तो रंगीन भाग का मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये 2/5 जो है यही तो रंगीन भाग का प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि ये तो बिना रंगा हुआ भाग है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, तो जो नहीं करता है वही यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछा ही यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि अपर्णा के पास कागज की एक शीट इस प्रकार थी जिसमें यह नंबर यहाँ पे दर्शाया गया है। उसने एक मानक पासा उछाला और शीट पर सभी संख्याओं को रंग दिया जो कि मुड़ी हुई संख्याओं के गुणक है। यदि वह 1, 2, 5 और 7 रंग नहीं कर पाती है तो उस उछाल में प्राप्त संख्या को पहचानिए। अपर्णा हैज अ शीट ऑफ पेपर एज फॉलोज। शी rolled a standard dice and colored all the numbers on the sheet, which are a multiple of the turned up numbers. If she could not color 1, 2, 5 and 7, identify the number turned up in that throw. पासा में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब हमको इस सब का गुणज लिखना है। तो 1 का गुणज तो चलेगा 1, 2, 3, 4 सोन बहुत सारा चलेगा। अगर हम 2 के गुणज का बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से 2 का गुणज चलेगा। फिर अगर हम 3 का गुणज का बात करें तो 3 का हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 सोन इस तरह से और भी आगे चलेगा। अगर हम 4 के गुणज का बात करें 4 का हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20 सोन इस तरह से और आगे चलेगा। अगर हम 5 के गुणज का बात करें तो 5 का हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 सोन इस तरह से चलेगा। और 6 के गुणज का बात करें तो हो जाएगा 6, 12, 18, 24 सोन इस तरह से और आगे चलेगा। तो इसमें कह रहा है कि 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती है। मतलब यहाँ पे दिया है 1 को नहीं रंगना है, फिर 2 को भी नहीं रंगना है, मतलब न 1 के गुणज को रंगना है, न 2 को, न 5 को रंगना है और न 7 को। तो इधर क्या बच रहा है? 15 बच रहा है, 12 बच रहा है, 18 बच रहा है, 33 बच रहा है और 42 बच रहा है। इस सब में क्या है कि ये सारा का सारा 3 का गुणज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस संख्या को पहचानिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा कि ये संख्या 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीवा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीवा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीवा ने रस्सी का एक सिरा जमीन में टिका दिया और उसे पकड़ के रखा। उसने अयान को रस्सी का दूसरा सिरा दिया और उसे एक वृत्त बनाने के लिए कहा। इसी तरह अयान ने 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और उसी तरह एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? Ariva and Ayan decided to use nails and a thread to make a circle on the ground. Ariva took a thin rope of length 5 meter and tied nails on both ends of the rope. Ariva fixes one end of the rope in the ground and keep holding it. She gave other end of rope to Ayan and asked him to draw a circle. Similarly, Ayan took a thin rope of length 3 meters and made a circle in a same manner. What will be the ratio of areas of those two circles? अब यहाँ पे कह रहा है कि एक है 5 मीटर लंबी रस्सी और एक है 3 मीटर लंबी रस्सी। मतलब एक का रेडियस, मतलब एक का त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर और दूसरे का त्रिज्या क्या हो जाएगा 3 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे रहने देते हैं और फर्स्ट वाले वृत्त में क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 5 गुने 5 और दूसरे वाले वृत्त में पाई और रेडियस हो जाएगा 3 गुने 3। मतलब पाई से पाई तो कट गया, तो 5 5 25 और 3 तिया 9, मतलब 25/9 हो गया यहाँ पे। तो पूछ रहा है अनुपात कितना है, तो 25/9 मतलब 25:9 हो जाएगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? इन अ रो ऑफ 17 स्टूडेंट्स, व्हेन राकेश वाज शिफ्टेड बाय 3 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ही बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रो है जिसमें कि 17 यहाँ पे बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 यहाँ पे है। 17 छात्र का पंक्ति है। इसमें कह रहा है कि जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया
तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। बायां छोर इधर से चलेगा तो बायां छोर से 7वें स्थान पे आ जाता है। कब? जब उसको 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब 3 स्थान अगर उसको पहले लाया जाता है, तो 3 स्थान पहले लाया जाता है तब ये 7वें स्थान पे आया। मतलब इससे पहले वो कहाँ पे रहा होगा? 10वें स्थान पे रहा होगा। मतलब 3 स्थान तभी तो पीछे लाया तो 7वें स्थान पे आ गया। तो पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? अब पूछ रहा है कि दाएं ओर से, बाएं ओर से तो यहाँ पे हो गया कि 7वां है, तो दाएं ओर से कितना स्थान पे है? तो दाएं ओर से निकालने के लिए 17वां जो होगा वो 1 होगा, 16वां 2 होगा, 15वां 3 होगा, 14वां 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 11 नंबर, और ये 10 नंबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे दाएं ओर से उसका कितना स्थान था? 8वां स्थान था। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक 4 इकाई वर्गाकार शीट के एक कोने से 1 इकाई वर्ग का टुकड़ा निकाल दिया जाता है। दी गई स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रिम 1 कॉर्नर ऑफ अ 4 यूनिट स्क्वायर शीट यूनिट स्क्वायर्ड पीस इज टेकन आउट। Which of the following statement is correct with respect to the given situation? अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 इकाई वर्ग मीटर का एक वर्गाकार शीट है, तो इसका वर्गाकार शीट है मतलब वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो सारा हो जाएगा 4 4 4 और 4। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो अगर इसका हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा? 16। या हम अगर कोई भी फिगर है उसका परिमाप हमको निकालना है तो उसके सारे साइड्स को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 4 4 8 4 12 और 4 16, तो यहाँ पे परिमाप हो जा रहा है 16। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ये जो वर्गाकार था इसमें से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लिया गया है। जैसे ये वाला 4 रह गया, ये भी 4 रह गया, यहाँ पे 1 काट लिया गया है और यहाँ पे भी 1 काट लिया गया है, मतलब ये 3 बच जाएगा और ये भी 3 बच जाएगा। अब इस सिचुएशन में परिमाप निकालना होगा तो 4 और 4 कितना हुआ? 8 हो गया, और यहाँ पे 3 11 हो गया, और 1 12 और 1 13 और 3 फिर 16, मतलब इस वाले सिचुएशन में भी 16 ही परिमाप आ रहा है और पहले वाला में भी 16 ही परिमाप था। मतलब यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस के दौरान नींबू का रस तैयार कर एक बाल्टी में रखा जाता है जिसकी क्षमता 15 लीटर होती है। खिलाड़ियों को रस बांटने के लिए 2 प्रकार के गिलास का उपयोग किया जाता था। एक गिलास की क्षमता 100 मिलीलीटर और दूसरे की क्षमता 150 मिलीलीटर है। यदि नींबू का रस पूरी तरह से वितरित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलास की संभावित संख्या नहीं है? ड्यूरिंग स्पोर्ट्स डे लेमन जूस हैज बीन प्रिपेयर्ड and stored in a bucket whose capacity is 15 liter. 2 types of glasses were used for distributing the juice to athletes. One glass has a capacity of 100 milliliter and the other is with a capacity of 150 milliliter. Which pair among the following is not a possible number of glasses if lemon juice were completely distributed? अब कह रहा है कि गिलास जो बांटा गया है 2 तरह का गिलास से बांटा गया है, एक की क्षमता है 100 मिलीलीटर और दूसरे की क्षमता है 150 मिलीलीटर, और बाल्टी में नींबू का रस रखा गया है जो है 15 लीटर। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? 1000 हो जाएगा, तो 15 लीटर में 15000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि 60 और 60, जैसे मान लेते हैं कि 100 मिलीलीटर वाला भी 60 गिलास है, मतलब यहाँ पे 60 को अगर हम 100 से गुना करते हैं, और फिर कह रहा है कि 150 मिलीलीटर वाला भी 60 गिलास है, मतलब 60 से फिर 150 को गुना करते हैं। तो अगर हम 60 से यहाँ पे 100 को गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और 60 से अगर हम 150 को गुना करेंगे तो 9000 हो जाएगा, मतलब 9 6 कितना हो गया? 15000। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 15 और 90, तो 15 गुने हम कर लेते हैं, 15 गुने कर लेते हैं 100 और फिर 90 गुने कर लेते हैं 150, क्योंकि 15 जो है वो 15 गिलास है 100 मिलीलीटर वाला और 90 गिलास है 150 मिलीलीटर वाला। तो 15 गुने 100 हो जाएगा 1500 और 90 गुने 150 यहाँ पे हो जाएगा 13500। तो दोनों मिला करके फिर से कितना आ जाएगा? 15000 मिलीलीटर। तीसरा वाला ऑप्शन में कह रहा है 90 और 40, मतलब अगर हम 90 को 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा, और अगर हम 40 को 150 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, मतलब 9 6 कितना हो गया?
15,000। तो थर्ड वाले ऑप्शन में भी 15,000 मिलीलीटर आ रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संभावित संख्या नहीं है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 50 और 70 का, क्योंकि जो नहीं है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं है। वैसे हम इसको चेक करके देख लेते हैं 50 और 70। तो 50 गिलास अगर 100 मिलीलीटर का है तो 50 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। और फिर है 70 गिलास जो है वो 150 का है, मतलब 150 मिलीलीटर का है। तो 70 को अगर हम 150 से गुना करते हैं तो 10,500 हो जाएगा। तो 10 5 15,500, और हमारे पास है कितना पहले से 15,000 मिलीलीटर ही है, और यहाँ पे आ रहा है 15,500, मतलब यही फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, मतलब कौन सा संभावित संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सीजू की बस सुबह 6:40 से चलती है, उसे अपने घर से बस स्टॉप तक पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है। उसे यात्रा के दिन 7 घंटे पहले की नींद चाहिए, जागने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर समय से पहुंचना चाहती है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोना चाहिए। सीजूज बस स्टार्ट्स एट 6:40 AM. It takes 10 minutes journey to reach bus stop from his house. He needs a sleep of 7 hours before the day of journey. After waking up, he requires half an hour to get ready. If he wants to reach bus stop on time, at what time he should go to sleep in the previous day? अब यहाँ पे कह रहा है कि सीजू को सोने में कितना घंटा का, मतलब इसको कितना घंटा सोने की जरूरत है, मतलब 7 घंटा इसको सोना है, और उसके बाद इसको 30 मिनट लगता है तैयार होने में, और 10 मिनट लगता है घर से बस स्टॉप पे जाने में। मतलब इसको टोटल समय का कितना खर्च चाहिए, 7 घंटा और 40 मिनट चाहिए। और बस कितने हैं, 6:40 पे सुबह में है। तो 6:40 में से अगर हम 7 घंटा 40 मिनट घटा देंगे तो हमसे पूछ रहा है कि एक दिन पहले कितने बजे सोना चाहिए। तो 6:40 से अगर हम 6 घंटा 40 मिनट घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा। और फिर इधर 7 घंटा 40 मिनट मतलब 6 घंटा 40 मिनट अगर हम घटा लिए तो फिर 1 घंटा और घटाएंगे, मतलब अगर 12 में से 1 घटाते हैं मतलब 11, मतलब पिछले बार उसको, मतलब इससे पिछले रात को उसको 11 बजे सोना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 11 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। अब ये पैटर्न दिया है 9 × 9 + 7 = 88। फिर कह रहा है कि 9 8 × 9 + 6 = 888। फिर कह रहा है कि 9 8 7 × 9 + 5 = 8,888। इस तरह से हमको कह रहा है 9 8 7 105 × 9 + 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 9 8 7 × 9 + 5 बराबर है 4 8 है। तो फिर 9 8 7 6 × 9 और +4 बराबर हो जाएगा 5 8, मतलब 1 2 3 4 और 5 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है 9 8 7 6 5, तो यहाँ पे 9 8 7 6 आ गया, मतलब इससे एक स्टेप और बढ़ना होगा, तो 9 8 7 6 5 आ जाएगा × 9, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 8 था तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में 6 8 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 8 8 8 8 8 और 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8,88,888, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका एक स्कूल के छात्रों के परिवहन के साधन को दर्शाता है। साइकिल से 1/5 बच्चे जाते हैं, निजी वाहन से 1/4, स्कूल बस से 1/3 और पैदल 1/5। फिर कह रहा है यदि शेष 13 छात्र अन्य साधन का प्रयोग करते हैं तो कितने छात्र स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। फॉलोइंग टेबल गिव्स द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। और इसमें यहाँ पे दे रहा है कि साइकिल से 1/5 इस तरह से दे रहा है, इफ़ द रिमेनिंग 13 स्टूडेंट्स यूज अदर मोड्स देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज स्कूल बस। यहाँ पे अगर हम कुल विद्यार्थी x मान लेते हैं, मतलब कुल छात्र x है, तो कितना 1/5 जो जा रहा है वो साइकिल से जा रहा है, मतलब x/5 साइकिल से जा रहा है। फिर निजी वाहन से कितना जा रहा है x/4, मतलब 1/4 कह रहा है, मतलब x/4 हो जाएगा। फिर कह रहा है स्कूल बस से कितना जा रहा है 1/3, मतलब हो जाएगा x/3। और फिर पैदल कितना जा रहा है 1/5, मतलब हो जाएगा x/5। और बाकी फिर कितना बच रहा है 13 छात्र बाकी बच रहा है, तो +13/1 बराबर हो जाएगा x, क्योंकि कुल छात्र कितने हमारे x है। इस सब का एलसीएम हो जाएगा 60,
5 से 12 पंचे 60 मतलब 12x हो जाएगा। फिर 4 से 15 चौके 60 मतलब 15x हो जाएगा। 3 से 20 तिया 60 मतलब 20x हो जाएगा। 5 से 12 पंचे 60 मतलब 12x हो जाएगा। और 1 से 60 बार में कटेगा 60 मतलब 13 से 60 में करेंगे 13 छक 78 मतलब 780 बराबर हो जाएगा x। अब इस सबको जोड़ेंगे 12x 15x 20x फिर है 12x मतलब 59x प्लस 780 बट्टा 60 59x प्लस 780 बट्टा 60 बराबर हो जाएगा x। मतलब 59x प्लस 780 बराबर हो जाएगा 60x। तो 60x में से 59x जाएगा मतलब x बराबर कितना हो गया 780। तो कुल इसके पास कितना विद्यार्थी है 780। तो इसमें कह रहा है कि बस से कितने बच्चे जाते हैं, तो 1/3 जा रहा है बस से, तो 1/3 गुने हमको करना होगा 780। तो अगर हम 3 से कट करते हैं 3 दूनी 6 1 7 3 छक 18 मतलब 260। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। 260 बच्चे जो है वो स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।